नमस्कार मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है उस जगह पर जहां डर सिर्फ एहसास नहीं, एक हकीकत बन जाता है। जहां चीखें हवाओं में घुलती हैं और परछाइयां आपके पीछे चलती हैं। आप सुन रहे हैं हॉरर टॉक बाय आकाश और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको नींदों से चुरा लेगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, एक ऐसे सफर की जिसमें रास्ते कम और डर ज्यादा है। एक ऐसा ट्रक ड्राइवर जिसका नाम है चंदन, और एक ऐसी आत्मा जो इंसान नहीं, छलावा है। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव बहरौली से यह दहशत की कहानी शुरू होती है। चंदन एक सीधा सादा लेकिन अनुभवी ट्रक ड्राइवर है। उम्र लगभग 35, गाढ़ी मूंछें, मजबूत कंधे और पैनी नजरें। ट्रकों की दुनिया में चंदन को निडर ड्राइवर के नाम से जाना जाता था। लेकिन डर किससे, कब और कहां आ जाए, कौन जानता है। एक रात चंदन को एक अर्जेंट माल लेकर बहरौली से बिहार के औरंगाबाद जाना था। सफर था लगभग 300 किलोमीटर का। रास्ता पूरी तरह जंगल, घाट और वीरान सड़कों से होकर गुजरता था। लेकिन चंदन ने कभी डर को पास आने नहीं दिया था। रात के लगभग 11 बजे चंदन ने अपने ट्रक यूके 412-12772 में इंजन स्टार्ट किया। ट्रक की गड़गड़ाहट रात की सन्नाटे में कुछ अलग ही कहानियां कह रही थी। पीछे सामान भरा हुआ था, लकड़ी के भारी गट्ठे, पूरा ट्रक हिल रहा था। लेकिन चंदन के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने एक बीड़ी सुलगाई, एक लंबा कश लिया और ट्रक को सड़क पर बढ़ा दिया। गांव की गलियों से निकलते ही अंधेरा और घना हो गया। स्ट्रीट लाइट्स कहीं कहीं टिमटिमा रही थीं और पेड़ों की परछाइयां रास्ते पर गिर रही थीं। चंदन का ट्रक जब महुआ घाटी की ओर मुड़ा तो हवा में ठंडक और गहराई कुछ अलग महसूस हुई। रास्ते वीरान थे, पर चंदन का ट्रक मजबूती से आगे बढ़ता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब ट्रक जगतपुर मोड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि आगे सड़क पर एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा नीचा झुका हुआ। चंदन ने अचानक ब्रेक लगाया। ट्रक की हल्की चीखती आवाज से चिड़ियां उड़ गईं। औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। चंदन ने खिड़की से झांक कर आवाज लगाई, अम्मा, कौन हो तुम इस सुनसान रात में? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उस औरत ने अपना सिर उठाया। चंदन का कलेजा कांप गया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पुतली के, और उसके मुंह से खून रिस रहा था। वो धीरे धीरे हवा में तैरती हुई ट्रक की ओर बढ़ने लगी। चंदन ने झट से क्लच दबाया, गियर डाला और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, ट्रक के ऊपर कुछ भारी गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक की छत पर कूद गया हो। चंदन ने शीशे से देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने एक हाथ से बीड़ी बुझाई और दूसरा हाथ स्टीयरिंग पर कस लिया। ट्रक अब 70 की स्पीड पर था, लेकिन ट्रक के ऊपर जो था वह वहीं था। कुछ ही दूर एक पुराना पुल आने वाला था, कसिया पुल, जो बरसों से वीरान था और आसपास के गांवों में उसके भूतिया किस्से मशहूर थे। जैसे ही चंदन का ट्रक उस पुल पर चढ़ा, ट्रक की लाइट अचानक बंद हो गई। इंजन चलता रहा, लेकिन सामने अंधेरा छा गया। सालों से ट्रक चला रहा हूं, लेकिन ऐसी हरकत कभी नहीं देखी, चंदन बुदबुदाया। उसने ट्रक रोका, बोनट से उतरकर नीचे देखा। वायरिंग सब ठीक थी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर नजर उठाई, ट्रक के ठीक आगे वो औरत फिर खड़ी थी। इस बार कुछ कदम दूर नहीं, बस एक कदम दूर। चंदन भागकर केबिन में लौटा और दरवाजा बंद किया। इंजन फिर से स्टार्ट किया, लेकिन अब ट्रक पीछे जाने लगा, खुद ब खुद। गियर न्यूट्रल में था, लेकिन ट्रक पीछे खिसक रहा था। चंदन घबरा गया। उसने हैंड ब्रेक खींचा, फिर से गियर बदला और इस बार ट्रक पूरी ताकत से आगे उछला। किसी तरह कसिया पुल पार कर वह अगले गांव खरौरा की सीमा में पहुंचा। लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज थीं। उसने सोचा शायद यह थकान का असर है या नींद। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वही औरत अब ट्रक के अगले शीशे पर उलटी लटक रही थी, चेहरा शीशे से चिपका हुआ। उसकी आंखें अब भी काली थीं और होंठों से झाग निकल रहा था। ट्रक की लाइट एक बार फिर चली गई। चंदन ने चिल्लाकर दुर्गा मां का नाम लिया और अपनी जेब से गंगा जल की छोटी शीशी निकाली, जो उसकी मां ने कभी उसे दी थी। उसने शीशे पर कुछ बूंदें छिड़की और वो आकृति एक झटके में गायब हो गई। लेकिन ट्रक में अब एक अजीब सी गंध भर गई थी, जैसे किसी जले हुए शरीर की। चंदन ने रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक के पिछले हिस्से में बैठी थी वो, वही
अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। यह सफर अभी शुरू ही हुआ था। चंदन का ट्रक अब खरौरा गांव की सीमा में प्रवेश कर चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल चुकी थीं, लेकिन अब भी उसके भीतर उस जलती लाश जैसी गंध फैली हुई थी। चंदन की सांसें फूली हुई थीं और उसका दिमाग लगातार पीछे की सीट पर मौजूद उस आकृति की कल्पना कर रहा था। लेकिन जब उसने शीशे में दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या वो चली गई थी या बस छिप गई थी? सड़क अब कच्ची हो चुकी थी, गड्ढों से भरी और चारों ओर घना जंगल था। ट्रक के टायर जैसे किसी पथरीले अतीत पर चल रहे हों। खरौरा गांव आम लोगों के लिए बस एक नाम भर था, लेकिन ट्रक ड्राइवरों की दुनिया में वो एक कहावत था, खरौरा के रास्ते में जो दिखे उससे आंख मत मिलाना। चंदन को अब याद आ रहा था कि पुराने ड्राइवर इस गांव को लेकर हमेशा अजीब बातें करते थे। कहते थे यहां एक बार एक भटकी आत्मा ने पूरा ट्रक पलटा दिया था और फिर कभी वो ड्राइवर नहीं मिला। रात के करीब 1:30 होंगे। ट्रक की लाइट्स अब हल्की हल्की डिम हो रही थी। चंदन ने महसूस किया कि इंजन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसने ट्रक रोका और बोनट खोलकर देखा। वायरिंग फिर से ठीक थी, लेकिन बैटरी गर्म हो रही थी, जैसे किसी अनदेखी ऊर्जा ने उसे खींचा हो। तभी एक आवाज आई, जैसे कोई औरत धीरे धीरे गा रही हो। आवाज बहुत पास थी, मानो ट्रक के ठीक नीचे से आ रही हो। चंदन ने ट्रक के नीचे झांका। कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसके पैरों के पास कुछ ठंडी हवा सी लहराई। वो चौंका और जल्दी से ट्रक में चढ़ गया। उसने इंजन फिर से स्टार्ट किया। ट्रक ने गहरी आवाज में एक झटका दिया और चल पड़ा। सड़क पर आगे एक टूटी हुई चाय की दुकान थी। वो जगह अब वीरान लग रही थी, लेकिन वहां एक लालटेन टिमटिमा रही थी, बिना किसी हवा के, बिना किसी इंसान के। चंदन ने ट्रक रोका और नीचे उतरकर दुकान की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो खुद ब खुद खुल गया। भीतर की हवा बिल्कुल बांसी और ठंडी थी। दीवारों पर पुराने कैलेंडर थे, लेकिन तारीखें बंद थीं। 1997 की जनवरी से। एक कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ उसकी ओर थी। चंदन ने डरते डरते पूछा, काका कोई है? जवाब नहीं आया। उसने आगे बढ़कर देखा। कुर्सी पर एक जला हुआ कंकाल बैठा था, जो अब राख बन चुका था। उसकी आंखों के स्थान पर 2 गहरे काले गड्ढे थे और मुंह खुला हुआ था, मानो मौत के वक्त भी वो किसी को चेतावनी दे रहा हो। डर के मारे चंदन ने दौड़कर ट्रक का दरवाजा बंद किया और गियर डाला, पर ट्रक इस बार हिला तक नहीं। स्पीडोमीटर 0 पर था, लेकिन इंजन पूरी रफ्तार में घूम रहा था। अचानक ट्रक के सभी शीशे अपने आप धुंधले हो गए। उनमें एक चेहरा उभरने लगा, वही औरत का चेहरा, लेकिन अब उसकी आंखें काले से लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे लोहे को चीर कर आ रही हो। उसने कुछ बुदबुदाया। चंदन साफ नहीं सुन पाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने कहा, अब तुम मेरे हो। और तभी ट्रक की खिड़की से एक हाथ अंदर आया, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा, और चंदन की गर्दन पकड़ ली। चंदन ने जोर से गियर बदला और ट्रक अचानक उछल पड़ा। वो हाथ गायब हो गया, लेकिन उसका निशान चंदन की गर्दन पर जलन की तरह महसूस हुआ। ट्रक अब खरौरा के बीचों बीच पहुंच चुका था, लेकिन वहां कुछ भी सामान्य नहीं था। गांव की गलियां सुनसान थीं। हर घर के दरवाजे पर नीम के सूखे पत्ते पड़े थे और एक रहस्यमयी सीटी हवा में गूंज रही थी। चंदन ने देखा कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, गेरुए कपड़े पहने हुए और आंखें झुकी हुई। चंदन ने ट्रक रोका और उससे पूछा, बाबा क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? बूढ़ा सिर उठाता है और उसकी आंखों में कोई तारा नहीं, बस काला अंधकार। वो कहता है, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो बेटा, वहां कोई वापस नहीं आता। चंदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ट्रक फिर से चलाया, लेकिन जैसे ही उसने गांव छोड़ना चाहा, वही रास्ता दोबारा सामने आ गया। बार बार उसे अब समझ आया कि वो एक चक्रव्यूह में फंस गया है। ट्रक हर बार एक ही मोड़ पर पहुंचता, वही टूटी चाय की दुकान, वही लालटेन, वही चुप्पी। तभी ट्रक के रेडियो से आवाज आई, चंदन, चंदन, पीछे देखो। ये आवाज उसकी मरी हुई मां की थी। डर और आंसुओं में डूबा चंदन धीरे से पीछे देखता है और वहां वही औरत बैठी है। इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है और उसके हाथ में है चंदन का बचपन का खिलौना, एक छोटा लाल ट्रक। चंदन का ट्रक अब उसी रास्ते पर बार बार घूम रहा था। वही टूटी हुई चाय की दुकान, वही लालटेन जो बिना भी झूम रही थी, और वही अधजली गंध जो उसके हर सांस को अंदर से जला रही थी। हर बार जब वो गियर बदलता,
ऐसा लगता जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ट्रक को फिर उसी मोड़ पर घुमा दिया। चंदन को अब यकीन हो चुका था कि वह इस गांव की गिरफ्त में है और यह सिर्फ एक आम आत्मा नहीं बल्कि एक प्रेतबद्ध क्षेत्र है जहां समय और स्थान दोनों झूठे हैं। ट्रक की गति अब सामान्य से तेज होने लगी थी, लेकिन बिना एक्सेलरेट किए। चंदन डर के मारे पसीने से तर था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए, आंखें हर शीशे पर टिकी थीं, कहीं फिर से वो औरत न दिख जाए। लेकिन जो हुआ वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। ट्रक के भीतर की अंदरूनी लाइट अपने आप जल गई, लाल रंग की। ट्रक की डैशबोर्ड पर अब कुछ शब्द उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ अंगुली से लिख रहा हो। मत भाग, अब तेरा रास्ता सिर्फ एक है। चंदन की सांसें तेज हो गईं। वो ट्रक रोकना चाहता था, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा था। स्पीडोमीटर अब 90 के ऊपर पहुंच चुका था। सामने सड़क पर एक पुराना पुल था, जिसकी एक साइड टूटी हुई थी और नीचे गहरी खाई में सूखी नदी बह रही थी। वो जानता था अगर ट्रक नहीं रुका तो मौत तय है। लेकिन ठीक जब पुल के पास पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। एक झटके के साथ सारा इंजन बंद हो गया, सारी लाइट्स गुल, सन्नाटा इतना गहरा कि चंदन को अपनी धड़कनों की आवाज ट्रक की बॉडी में टकराते हुए सुनाई दे रही थी। उसने सांस ली, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की की कुंडी खींची, वो भी जाम। अब चंदन ट्रक के भीतर कैद हो चुका था। अचानक ट्रक की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, वही औरत, इस बार और भी पास। आंखों में आग, होंठों से रिश्ता लहू। वो चीखी, इतनी तेज कि ट्रक का सारा शीशा फटने को तैयार था, और बोली, मैं तुझसे कभी अलग नहीं हुई। चंदन, क्या तुझे याद नहीं आया ये ट्रक कहां से आया है? चंदन सन्न रह गया। ये ट्रक तो उसने एक पुराने मालिक से खरीदा था, लेकिन उस सौदे की एक शर्त थी, बायां दरवाजा कभी मत खोलना। तब उसने उस बात को मजाक समझा था, लेकिन अब जब दरवाजा अपने आप बंद हो गया था, उसे वह चेतावनी याद आई। एक झटका लगा और ट्रक की बाईं सीट अपने आप झूलने लगी, जैसे किसी अदृश्य सवारी ने वहां आकर बैठने का इशारा किया हो। फिर दरवाजे के पीछे से खटखटाने की आवाज आई, एक बार, दो बार, फिर लगातार, जैसे कोई जबरदस्ती घुसना चाहता हो। चंदन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और राम नाम का जाप शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सामने का विंडशील्ड पूरी तरह धुंधला हो चुका था। उसने उंगलियों से शीशा साफ करने की कोशिश की, तभी बाहर कुछ दिखा। एक औरत ट्रक के बिल्कुल सामने, हाथ फैलाए जैसे चंदन से कुछ मांग रही हो। उसकी साड़ी अब भीगी हुई लग रही थी, पैरों से पानी टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक काला धब्बा था, जैसे जलने का। चंदन समझ चुका था, ये वही औरत है जिसने कभी इस ट्रक में सवार होकर मौत पाई थी। कुछ यादें अब उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह आने लगीं। जब उसने ये ट्रक खरीदा था तो गांव के एक बूढ़े ने कहा था, बेटा, ये ट्रक किसी के प्रेत की अमानत है, अगर इसमें से कुछ भी छेड़ा तो वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। चंदन को यकीन नहीं हुआ था तब, लेकिन अब उसके सामने वो सच खड़ा था, भयंकर, ठंडा और जिंदा। उसने एक आखिरी कोशिश की, डैशबोर्ड से एक छोटा लोहे का हनुमान जी का लॉकेट निकाला, जिसे उसकी मां ने कभी ट्रक में लटकाया था। उसने वो लॉकेट उस बाईं दरवाजे पर टिका दिया और तभी ट्रक ने जोर से कंपन किया, जैसे किसी ने चीख कर दरवाजा अंदर से धकेला हो। एक झटका, एक हवा का तूफान, और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चंदन अब धीरे से नीचे उतरा, लेकिन उसका शरीर थर थर कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि भागे या ट्रक को वहीं छोड़ दे। लेकिन जब उसने ट्रक की तरफ दोबारा देखा, ट्रक की सीट पर वही औरत बैठी थी, अब शांत, आंखें बंद और चेहरा सामान्य। वो कुछ बुदबुदा रही थी, मुझे बस मोक्ष चाहिए, मुझे मेरा नाम लौटा दो, मुझे मेरा जलाया हुआ चेहरा लौटा दो। ट्रक के दरवाजे से बाहर निकलते हुए चंदन की टांगें कांप रही थीं। पूरी रात वो भूखा था, नींद से दूर, डर के साए में कैद। लेकिन अब उस औरत की आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक शांति थी, एक विनती, एक टूटे हुए युग का दर्द। चंदन के हाथ में अब भी मां द्वारा दिया गया वह छोटा हनुमान लॉकेट था, जिसे देखकर आत्मा ने हमला नहीं किया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? औरत की आंखें धीरे धीरे खुली, होंठ हिलने लगे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने बस इशारा किया, ट्रक के पीछे की तरफ, जहां लकड़ी के पुराने बक्से रखे थे।
चंदन धीरे धीरे पीछे गया। ट्रक के एक कोने में पुराने तिरपाल से ढकी एक पेटी थी। जैसे ही उसने वो तिरपाल हटाया, एक सड़ चुकी चूड़ियों की महक आई और एक औरत का जला हुआ साड़ी का टुकड़ा। साथ में थी एक पिघली हुई चांदी की बाली और राख का ढेर। चंदन के दिमाग में कुछ कौंधा। उसे याद आया कि ट्रक लेने से पहले उसके मालिक ने उसे एक चेतावनी दी थी। इस ट्रक में कभी एक लाश ले जाई गई थी। रास्ते में उसका दाह संस्कार करना पड़ा क्योंकि गांव में लोग डर गए थे। लेकिन मालिक ने तब कुछ अधूरा छोड़ दिया था। लेकिन अब वो अधूरा भाग चंदन के सामने था। वो चिता पूरी नहीं जली थी। औरत की आत्मा अधूरी थी। उसका दाह संस्कार अधूरा था। यही कारण था कि उसका मोह ट्रक से अभी भी जुड़ा हुआ था। शायद वह औरत मरते वक्त इंसाफ नहीं पा सकी थी। शायद उसने आत्महत्या नहीं की थी जैसा सभी कहते थे। शायद उसे जलाया गया था जिंदा। चंदन के हाथ अब कांपने लगे। ट्रक में बैठी वह आत्मा अब आंखें बंद के बुदबुदा रही थी। एक ही वाक्य बार बार, मुझे आग में अधूरा मत छोड़ो, मुझे पूरा जलने दो। चंदन ने ट्रक को स्टार्ट किया। इंजन अब सामान्य हो गया था। ट्रक की लाइट्स एक बार फिर पूरी ताकत से चमक उठी, जैसे अब खुद ट्रक भी उस आत्मा को मुक्त करना चाहता हो। रास्ते में उसे एक पुराना श्मशान दिखाई दिया, खरौरा से 3 किलोमीटर दूर, एक वीरान टीले पर स्थित। वहां कोई नहीं था, केवल सूखे पेड़ और अधजली लकड़ियां। चंदन ने ट्रक वहीं रोका और ट्रक से वो राख, बाली और साड़ी का टुकड़ा निकालकर वहां रखा। उसने पास पड़े लकड़ियों से एक छोटी चिता बनाई और फिर मां के लॉकेट से उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं पकड़ रही थी। अचानक एक झोंका आया और औरत की आत्मा ट्रक से निकलकर उस राख पर जा बैठी। उसकी आंखें अब खुली थीं और चेहरे पर वही भयावह झुलसाहट थी। उसने अपनी जली हुई उंगलियां राख पर घुमाई और कहा, तुम्हें मेरी राख को जलाना नहीं, पहचानना होगा। मुझे याद करो, मेरा नाम लो, मुझे इंसाफ दो। चंदन घबरा गया। वो कैसे जानता किसी अनजान आत्मा का नाम? लेकिन तभी एक और रहस्य प्रकट हुआ। ट्रक की सीट के नीचे उसे एक पुराना डायरी का पन्ना मिला। शायद वही औरत अपने किसी रिश्तेदार को भेजने वाली थी। उस पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम कविता था। अगर मैं वापस न लौटूं तो समझ लेना कि उन्होंने मुझे जला दिया। चंदन की आंखों में आंसू भर आए। वो चिल्लाया, कविता, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं तुम्हारी अधूरी चिता पूरी करूंगा। और तभी जैसे किसी जादू ने हवा को छू लिया हो, चिता अपने आप जल उठी। राख से धुआं उठा, लेकिन कोई बदबू नहीं, बस एक शांत सफेद धुआं जो आकाश की ओर उठता गया। औरत की आत्मा अब हल्की हो चुकी थी। उसने चंदन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई लालिमा नहीं थी, बस एक थकान थी और शांति। लेकिन जैसे ही वो धुआं आसमान में समा गया, एक और आवाज आई, हवा में गूंजती हुई, कविता तो मुक्त हो गई, पर जिसने उसे जलाया था वो अब भी जिंदा है। चंदन का बदन फिर से कांप उठा। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, ये तो अब शुरू हुई है। चंदन जब श्मशान से वापस ट्रक की ओर लौटा तो उसका मन खाली नहीं था। भीतर कहीं कुछ भरा हुआ था। शायद वह एक आत्मा की मुक्ति का संतोष था, या शायद एक डर कि जो मुक्ति उसने दी वो केवल आधा सत्य था। ट्रक अब शांत था। इंजन सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन हवा में जो सन्नाटा था उसमें अब भी एक अजीब गूंज थी, जैसे किसी अधूरे न्याय की सिसकियां। चंदन ने ट्रक स्टार्ट किया और खरौरा गांव से बाहर निकलने की कोशिश की। सड़क अब वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। अब रास्ता साफ था, जंगल पीछे छूट चुका था और गांव की सीमाएं पार हो चुकी थीं। चंदन को कुछ राहत मिली, लेकिन तभी ट्रक के भीतर रेडियो अपने आप चालू हो गया, जिस पर कोई पुराना गीत बजने लगा, जला के राख ना कर दे कोई। चंदन के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही गीत था जो उस रात बज रहा था जब कविता की अधजली लाश ट्रक में लादी गई थी। उसे अब सब याद आ रहा था। ट्रक के पिछले मालिक ने यही गीत बजाया था जब वो कविता की लाश को गांव से बाहर ले गया था और डर के मारे अधूरी चिता बनाकर उसे छोड़ आया। उसका दिल धड़कने लगा। अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था। उसने तय किया, वो उस आदमी को ढूंढेगा जिसने कविता के साथ अन्याय किया था। उसने अपने पुराने मालिक का नाम याद किया, बिरजू यादव, वही जिसने यह ट्रक चंदन को बेचा था। उसे याद आया कि बिरजू ने कहा था कि अब वो रतनपुर गांव में रहता है, जंगलों के पार एक और दूरस्थ गांव जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता
और रात में कोई रुकता नहीं। चंदन ने ट्रक मोड़ा और रतनपुर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, सड़क कच्ची थी और जगह जगह पेड़ों से सूखी टहनियां लटक रही थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर वो राह डरावनी बना दी हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, ट्रक की हेडलाइट अपने आप डिम होने लगी और रेडियो एक बार फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार केवल सिसकियां, चीखें और जलती आग की आवाजें। चंदन को एहसास हो गया, कविता की आत्मा भले ही मुक्त हो चुकी हो, लेकिन वो अब भी उसके साथ है, न्याय के लिए। रतनपुर पहुंचना आसान नहीं था। जैसे ही वो गांव की सीमा में पहुंचा, ट्रक ने खुद ब खुद रफ्तार कम कर दी। सामने एक पुरानी हवेली दिखाई दी, टूटी दीवारें, दरवाजा आधा खुला और बाहर एक बूढ़ा बैठा था, सिर झुका हुआ, जैसे किसी अपराध का बोझ उसके कंधों पर हो। चंदन धीरे धीरे ट्रक से उतरा और उस आदमी के पास गया। बूढ़े ने बिना देखे ही कहा, तू कविता के साथ आया है ना? मैं जानता था एक दिन वो आएगी, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं। चंदन ठिठक गया। तुम ही हो बिरजू यादव? बूढ़ा हंसा, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। उसमें कांपता हुआ डर, पागलपन और पछतावा मिला हुआ था। हाँ, मैं ही हूं। मैंने उसे जलाया नहीं था, जला दिया गया था। मैंने बस लाश को वहां पहुंचाया था जहां कोई देख न सके, लेकिन जब उसकी आंखें खुली थीं, तब मैं वहीं था। मैंने देखा उसकी आत्मा जलती नहीं, बल्कि रोती रही। मैंने भी जलते हुए देखा, पर डर के मारे भाग गया। चंदन ने गुस्से में पूछा, कविता को किसने मारा? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसका पति, गांव का दबंग जगत ठाकुर। वो नहीं चाहता था कि कविता शहर जाकर पढ़े, नौकरी करे। उसने उसे जला दिया और मुझसे कहा कि लाश को गुपचुप जला दूं। मैंने भी डर के मारे हाँ कर दी। अब मेरी आत्मा रोज जलती है। चंदन की आंखों में आग थी। उसने पूछा, जगत ठाकुर अब कहाँ है? बिरजू ने कांपती उंगली से हवेली की पिछली दीवार की ओर इशारा किया। वो अब भी यहीं है, लेकिन वो अब इंसान नहीं है। जब से कविता की अधूरी आत्मा ने उसे देखा, वो हर रात आग में जलता है, लेकिन मरता नहीं। चंदन ने फैसला कर लिया था, वो अब कविता की आत्मा को पूरी तरह इंसाफ दिलाए बिना नहीं रुकेगा। वो हवेली के पीछे पहुंचा। दरवाजा झंग लगा हुआ था, लेकिन खुला। भीतर घना अंधेरा था। अचानक हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे आ खड़ी हुई हो। चंदन ने जेब से वही हनुमान लॉकेट निकाला और आगे बढ़ा। अंदर की दीवारों पर कोयले से जलने के निशान थे और बीच में एक आदमी बैठा था, सिर पर राख, आंखों में लाल डोरे और शरीर झुलसा हुआ। वो आदमी चिल्लाया, मत आओ, मुझे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आग में कूदी थी। चंदन बोला, कविता को जलाया गया था और अब आग तुझे छोड़ेगी नहीं। तभी हवेली की दीवारों से राख गिरने लगी। चारों तरफ से आग के शोले उठने लगे, लेकिन वो असली आग नहीं थी, आत्मा की आग थी जो न्याय मांगती थी। कविता की छाया धीरे धीरे उस झुलसे हुए आदमी के पीछे प्रकट हुई। उसने हाथ उठाया और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, चीखते हुए, माफ कर दो। उसकी चीखें हवेली की दीवारों को चीर रही थीं। कविता की आत्मा बोली, जलाकर राख करने वालों को सिर्फ आग नहीं, इंसाफ चाहिए। जगन ठाकुर अब उठ नहीं सका, राख में मिला दिया गया। हवेली की दीवारें भी फटने लगीं और एक पल में सब खत्म हो गया। चंदन बाहर निकला। आकाश में अब सफेद धुआं नहीं, शांति थी और पहली बार ट्रक की खिड़की पर कविता की आत्मा मुस्कुरा रही थी, एक बार के लिए, जैसे विदाई कह रही हो। कविता की आत्मा की विदाई के बाद पहली बार चंदन ने शांति की सांस ली थी, लेकिन वह शांति केवल सतह पर थी। भीतर कहीं एक बेचैनी थी और ट्रक का इंजन अब वो मानो खुद बोलने लगा था। जब उसने रतनपुर से बाहर का रास्ता पकड़ा तो दूर से फिर वही जंगल दिखाई देने लगा, जहां पहली बार उसे वो छाया दिखी थी। चंदन सोचने लगा, क्या मैं अब सामान्य ट्रक ड्राइवर नहीं रहा? क्या मेरा काम अब माल ढोने से ज्यादा कुछ बन गया है? उसके विचारों को तोड़ते हुए ट्रक का रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। कोई संगीत नहीं, इस बार एक लड़की की सिसकी सुनाई दी, बेहद धीमी लेकिन गूंजती हुई, जैसे वह आवाज रेडियो में नहीं, ट्रक की दीवारों में समाई हो। चंदन ने ट्रक रोका। अगल बगल कोई नहीं था, रास्ता एकदम सुनसान था। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तभी रेडियो से एक वाक्य उभरा, मैं अब भी सड़क पर हूं, मुझे कोई घर नहीं मिला, मुझे मेरी मां के पास पहुंचा दो। चंदन ठिठक गया।
उसने गियर में ट्रक डाला, लेकिन ट्रक ने खुद ब खुद उल्टा चलना शुरू कर दिया, पीछे की ओर, बिना किसी इंजन की आवाज के। और फिर एक पुरानी टूटी सड़क पर जाकर रुक गया, जहां एक सुनसान बस स्टॉप था। चंदन नीचे उतरा। सामने कोई नहीं था, बस एक पुरानी नीली साड़ी पड़ी थी और पास में टूटा हुआ स्कूल बैग। बैग के भीतर एक आईडी कार्ड था। नाम लिखा था रेणुका, कक्षा 9, ग्राम हरियाखेड़ा। चंदन के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही पीछे से वही लड़की की आवाज आई, मैं घर नहीं लौट पाई थी, मुझे रास्ते में उठा लिया गया और अब कोई मेरा इंतजार नहीं करता। चंदन ने जैसे ही पलटकर देखा, ट्रक के पीछे खड़ी एक धुंधली आकृति थी, लड़की की, जो अपने स्कूल ड्रेस में थी, लेकिन कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं और हाथ में था वही बैग। तुम क्या चाहती हो? चंदन ने डर के साथ पूछा। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दो। उन्होंने मुझे उस दिन स्टेशन पर छोड़ा था, लेकिन मैं कभी पहुंच नहीं पाई। अब चंदन जान चुका था कि यह आत्मा भी भटक रही है, अधूरी, खोई हुई और उम्मीद में बंधी। उसने बैग उठाया और पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है? लड़की ने बस इशारा किया, एक पगडंडी की ओर जो जंगल से होकर जाती थी। चंदन ने ट्रक उस पगडंडी पर मोड़ दिया। रास्ता तंग और डरावना था, चारों ओर अंधकार था, लेकिन अब चंदन डरता नहीं था। वह जान चुका था कि यह डर केवल उन लोगों के लिए है जो भागते हैं, जो सामना नहीं करते। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा में एक अजीब सी मिठास घुलती जा रही थी, मानो एक माँ की सांसें आसपास हों। और फिर ट्रक एक छोटे से गांव के बाहर जा रुका। वहां एक कच्चा मकान था, जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सूनी आंखों से रास्ता निहारती हुई। चंदन नीचे उतरा और उसके सामने बैग रख दिया। औरत ने बैग को छूते ही फफक कर रोना शुरू कर दिया। मेरी रेणु, तू आ गई? उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं जानती थी तू आएगी, एक दिन जरूर आएगी। और तभी हवा में एक धीमा सा आलोक उठा। लड़की की आत्मा ट्रक के पास से धीरे धीरे मां की ओर बढ़ी। एक आखिरी बार उसने चंदन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी उदासी थी, लेकिन अब राहत भी थी। बूढ़ी मां ने बिना देखे ही अपने हाथ फैला दिए, जैसे वो जानती थी कि उसकी बेटी लौट आई है। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। लड़की की आत्मा गायब हो चुकी थी, लेकिन ट्रक अब पहले से हल्का लग रहा था, जैसे उसने कोई बोझ उतार दिया हो। उस रात जब चंदन ट्रक चला रहा था, तो सड़कें जैसे खुद गुम होने लगी। जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह जा चुका था और सामने सिर्फ धुंध थी, घनी ठंडी, ऐसी कि हाथ सामने कर दो तो अपनी उंगलियां भी न दिखें। लेकिन फिर ट्रक के भीतर से आवाज आई, एक धीमी लेकिन बेहद भयावह आवाज। वो हवेली जहां कोई जिंदा नहीं रहता, मुझे वहां पहुंचा दो। चंदन ने कुछ नहीं कहा। अब ये सब उसके लिए नया नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ट्रक के शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे ट्रक एक सुनसान टीले पर पहुंचा। वहां दूर से एक हवेली दिखी, टूटी दीवारें, खिड़कियों से बाहर लटकते कपड़े, जैसे किसी ने वहीं दम तोड़ दिया हो। हवेली के गेट पर लटका नाम था, ठाकुर हवेली। चंदन ट्रक से उतरा और जैसे ही आगे बढ़ा, हवेली के भीतर से एक अजीब सी खींचने वाली शक्ति महसूस हुई, जैसे कोई उसे भीतर बुला रहा हो। भीतर घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। इतनी चुप्पी थी कि उसकी सांसें भी तेज लग रही थीं। और फिर दीवारों पर हलचल शुरू हुई। पुरानी पेंटिंग्स, तस्वीरें, घड़ी की सुइयां, सब घूमने लगी। और तभी सामने सीढ़ियों से उतरती एक औरत की आत्मा दिखाई दी, लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखों से खून बहता हुआ। मैं मोहिनी हूं, वो बोली। मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। मैं किसी को चैन से मरने नहीं देती। चंदन पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा बंद हो गया। मोहिनी की आत्मा हवा में उड़ी और चंदन के चारों ओर घूमने लगी। मैं चाहती हूं कि तू मेरा अगला वाहन बने, इस ट्रक को मेरा मंदिर बना दूं और तू मेरी अग्नि का पुजारी। चंदन चिल्लाया, मैं आत्माओं की सेवा कर रहा हूं, तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। मोहिनी हंसी, लेकिन उसकी हंसी में हवेली की हर आत्मा शामिल थी। एक के बाद एक आत्माएं प्रकट होने लगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी आंखें जल रही थीं। सबके मुंह खुले थे, जैसे हर किसी ने कुछ कहना चाहा हो पर कह न सका। और तब चंदन ने जेब से वो हनुमान लॉकेट निकाला
जिसे उसने कविता की चिता के समय बचा कर रखा था। उसने पूरे साहस के साथ वह लॉकेट हवेली के बीचों बीच फेंक दिया और चिल्लाया, अगर तुम में कोई सच्चाई बची है तो अग्नि अब तुम्हारा अंत लाएगी। तुरंत ही जमीन हिलने लगी, हवेली की दीवारें फटने लगी, आत्माएं चीखने लगी और फिर वह हनुमान लॉकेट चमक उठा। तेज आग की लपटें हवेली में फैल गईं। मोहिनी चिल्लाई, नहीं, ये मेरा घर है, ये मेरी आत्माओं की सभा है, तुम हमें जला नहीं सकते। चंदन ने आंखें बंद कर लीं। एक भयंकर विस्फोट हुआ और जब उसने आंखें खोली तो वो वापस अपने ट्रक में था। ट्रक अब खुले मैदान में खड़ा था। हवेली गायब थी, मानो कभी थी ही नहीं। आसमान साफ था और सूरज की किरणें ट्रक के बोनट पर पड़ रही थीं। रेडियो से एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद चंदन, अब तुम आजाद हो। चंदन ने मुस्कुराकर ट्रक स्टार्ट किया। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। कोई आत्मा, कोई आवाज, कोई छाया अब उसके साथ नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, डैशबोर्ड पर एक आखिरी संदेश उभरा, लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ।